हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है हमारा डे नंबर 15 पेपर लीक्ड वाली सीरीज का, जिसमें हम आपको पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग तक सब खत्म हो चुका है। आज है एडीएएस वाले चैप्टर के पेपर को लीक करने का दिन, यानी कि इस चैप्टर के पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है। आपको डिटेल लेक्चर्स भी मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। वहां से जाके प्लेलिस्ट सेव कर लो ताकि कभी भी कुछ भी जरूरत हो तुम देख सको। मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके तुम ले सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो एक एमसीक्यू है। एंड इफ यू डोंट नो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से तुम्हें काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। मेजरली एपीसी, एमपीसी, एपीएस, इन चीजों के अराउंड आपको 3 से 4 एमसीक्यूज आराम से इस यूनिट में से, ये जो आपका यूनिट है जिसमें चैप्टर 7, 8 और 9 आते हैं, इसमें से आराम से 3 से 4 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। नेशनल इनकम के पूरे यूनिट में से ही हार्डली एक आधा एमसीक्यू आता है। मनी सप्लाई में से 2 एमसीक्यू आते हैं और इसमें से भी 3-4 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, सो इसके एमसीक्यूज पे अच्छा खासा हमें फोकस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले एमसीक्यू के साथ। कहता है सपोज करो द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.8, नेशनल इनकम है 4000 करोड़, तो सेविंग्स की कितनी वैल्यू होगी। देखो एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। ठीक है, तो एपीसी हमें दे रखा है 0.8 इज इक्वल टू सी हमें नहीं पता है, इनकम हमें दे रखी है, इनकम यानी कि वाई वो हमें दे रखी है 4000 करोड़, तो ये है 4000। ठीक है, करोड़ ऑब्वियसली। तो सी मेरा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 4000 इंटू 0.8। सो फिर सी कितना आ जाएगा मेरा, 8 4 32। पॉइंट है तो एक जीरो हटा देते हैं, 3200 जो है मेरा सी आ जाएगा। अब हमें पता है सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई होता है, मतलब जितनी भी मेरी टोटल इनकम होती है मैं उस इनकम को या तो खर्च करूंगी या तो सेव करूंगी, और तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मेरी इनकम है 4000, मेरी कंजम्पशन है 3200 रुपए, तो सेविंग्स कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, सेविंग्स कितनी होगी हमारी 800 सीईआर, 800 करोड़ जो है मेरी सेविंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर भी है, आंसर कितना आ रहा है कि सेविंग्स कितनी है 800 सीआर। ठीक है, सेविंग्स कितनी है 800 सीआर। तो नेशनल इनकम दे रखा था, एपीसी दे रखा था, हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं थोड़ा सा साथ साथ रिवाइज करवाती जाऊंगी तुम्हें। एपीसी या फिर एपीएस, अगर एवरेज वाली कोई भी चीज निकालनी है तो हमेशा डिनोमिनेटर में तो इनकम ही रहेगी, डिनोमिनेटर में तो हमेशा इनकम ही रहेगी। ठीक है, अगर एपीसी है तो न्यूमरेटर में सी लगा दो, एपीएस है तो न्यूमरेटर में एस लगा दो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आता है एमपीसी और एमपीएस। न्यूमरेटर में हमेशा वाई रहेगा, एज आई सेड, सॉरी डिनोमिनेटर में हमेशा वाई रहेगा, नीचे हमेशा वाई रहेगा, ऊपर क्या आएगा जो भी चीज है। ठीक है, लेकिन फिर फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ एपी और एमपी में, ये फर्क हुआ कि यहाँ पे डेल्टा नहीं है, यहाँ पे हमें साथ में लगाना है डेल्टा, यानी कि चेंज इन सी, चेंज इन वाई, चेंज इन एस, चेंज इन वाई। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं दिखाते, यहाँ पे चेंज वाला दिखाते हैं। डिनोमिनेटर में हमेशा इनकम रहेगी, न्यूमरेटर में सी या एस रहेंगे। यहाँ पे चेंज वाला नहीं होता, एमपीसी एमपीएस में डेल्टा भी साथ में आता है। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, बहुत बेसिक इजी फॉर्मूलाज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली याद होने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, अगला आता है मेरे पास assertion रीजन, बोलता है कि ब्रेक इवन लेवल पे पहुंचने से पहले जो एपीसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा, और फिर बोला है कि जो एपीसी है वो रेशो है कंजम्पशन और इनकम की। कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीसी 1 होता है। देखो बहुत सिंपल से मैं टेबल तुम्हें बना के दिखाती हूँ। हमारी जो इनकम है, इनकम पहले जीरो होती है, फिर वो इनकम जीरो से बढ़ते 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 बढ़ने ऊपर जाने लग जाती है। पहले हम कुछ नहीं कमा रहे, फिर धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ने लग जाती है। कहते कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि भैया अपना जिंदा रहने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम तुम करोगे, कुछ बेसिक कंजम्पशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। लेट्स से कंजम्पशन इस पॉइंट पे थी 10। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। लेट्स से ये फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 30 हो गई। सेविंग्स क्या होगी, अगर मेरी इनकम जीरो है, कंजम्पशन 10 है, तो सेविंग्स कितना होगा -10, क्योंकि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। और दूसरी चीज, अगर इनकम नहीं है तो कंज्यूम कहां से कर रहे हो, अपनी सेविंग्स में से ही तो कर रहे हो, तो 10 रुपए कंज्यूम के सेविंग 10 रुपए से कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स कितनी होगी -5, यहाँ पे सेविंग्स होगी 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 एंड 10।
ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ रही है। सेविंग पहले नेगेटिव में होती है, फिर जीरो होती है और फिर पॉजिटिव आती है। जब सेविंग जीरो होती है, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है कि इस पॉइंट पर जो है ब्रेक इवन हो गया, अब मुझे सेविंग यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इस पॉइंट के बाद मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कंजम्पशन। तो इस पॉइंट से पहले इस पूरे एरिया में कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। तो यानी कि जो मेरी एपीसी की वैल्यू है जो कि सी अपॉन वाई करके निकलती है, उसमें न्यूमरेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो एपीसी की वैल्यू मोर देन वन होगी। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं, इस पूरे एरिया में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो अब क्या होगा, एपीसी की जो वैल्यू है सी अपॉन वाई है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इसका भी देखो 30/40 है, मतलब कि 3/4 है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। तो नीचे ब्रेक इवन के बाद एपीसी की वैल्यू, ब्रेक इवन पे एपीसी की वैल्यू होती है 1, 20/21। इससे पहले ग्रेटर देन 1, इसके बाद मोर देन 1 होती है एपीसी की वैल्यू। ठीक है, देखो मुझे भी याद नहीं था, ऑब्वियसली ये चीज तुम्हें भी याद नहीं हो सकती कि एपीसी की वैल्यू कब कितनी होती है, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद था और मुझे कॉन्सेप्ट याद था कि हाँ, कंजम्पशन जीरो नहीं होती, इनकम जीरो होती है, सेविंग नेगेटिव होती है। मुझे याद था ब्रेक इवन किसको बोलते हैं। उसके बेसिस पे मैंने खुद से कंप्यूट करके देख लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कब से क्या होगा एपीसी का। अगर मुझे फॉर्मूला ही याद ना हो, अगर मुझे बेसिक ही याद ना हो, फिर मैं आंसर नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है कि एपीसी की कितनी वैल्यू है, एमपीसी की कितनी वैल्यू है, एमपीएस की कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए तुम फॉर्मूला याद करो, बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो, ये टेबल बनाना याद करो एंड उसके बेसिस पर बना के देख लो। मैंने बना के देख लिया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये ट्रू है। ये भी ट्रू है कि एपीसी जो है कंजम्पशन और इनकम की रेशो है। ठीक है ना, एपीसी जो है कंजम्पशन और इनकम की रेशो है, तो दोनों चीजें बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कौन सी इक्वेशन ट्रू है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। ठीक है, ये सही है, और एपीसी प्लस एपीएस भी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई एबल बॉडीड पर्सन है इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इनवॉलंटरी, सॉरी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोला जाएगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि नॉट विलिंग टू वर्क है, भैया वो काम करना ही नहीं चाहता, वो काम करना ही नहीं चाहता, अपनी मर्जी से करना नहीं चाहता, तो उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। लेकिन मैं बोलूं एक ऐसा इंसान हु इज विलिंग टू वर्क, मैं नॉट हटा दूं अगर यहां से, कि अ पर्सन हु इज एबल बॉडीड हु इज विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, पर फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, उसको इनवॉलंटरी बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से नॉट विलिंग है, अपनी मर्जी से अगर कोई काम नहीं करना चाहता, तो उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट कब होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट तब होती है किसी भी इकोनॉमी में जब ये इनवॉलंटरी, जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाती है, उस पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, मेजरली एग्रीकल्चर में होती है। कब होती है, जब अगर जरूरत 10 लोगों की है एक दुकान में, पर मोर देन 10 लोग काम कर रहे हैं, 12-15 लोग काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत सिर्फ सिर्फ 10 लोगों की थी, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो उसको क्या बोलेंगे कि 5 लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यूजुअली ये चीज एग्रीकल्चर में होती है, क्योंकि खेत छोटे होते हैं, परिवार बड़ा होता है और पूरा परिवार एक ही खेत पे काम कर रहा होता है, तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग कुछ ऐड ऑन तो नहीं कर रहे हैं, पर वो वेले बैठे हैं तो काम कर रहे हैं, तो खुद को एम्प्लॉयड भी बोल रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड है नहीं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन शो करती है डायरेक्ट रिलेशन कंजम्पशन और इनकम का। सबसे पहले समझो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होती है। जब इनकम जीरो है, उस पॉइंट पे भी तुम कुछ कंज्यूम कर रहे हो, उसको बोला जाएगा सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोला जाएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार। इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही इनकम पॉजिटिव में आई, इसके बाद वाला सारा, ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट लाइन को छोड़ दो, इसके बाद वाला हर एक सिनेरियो, एवरी सिनेरियो इन विच इनकम इज पॉजिटिव, इट इज 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15, 20, वट एवर रुपीज, इफ द इनकम इज पॉजिटिव, देन जो भी कंजम्पशन हो रही है
That particular point of consumption, all of these point of consumption are called as induced consumption, are called as induced consumption. तो सिर्फ एक पॉइंट है ऑटोनॉमस का, वो पॉइंट कब है? जब इनकम जीरो है। जैसे ही इनकम पॉजिटिव में आई, उसके बाद वाली सारी कंजम्पशन को इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोला जा रहा है। समझ आ रही है हमें बात? ठीक है, बहुत आसान है। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन का। ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसको पॉजिटिव बोला जाएगा। नेगेटिव क्या होगा कि एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है? ऐसा तो नहीं है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ये गिरेगा ये भी गिरेगा। तो जी हाँ, जब इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है, यानी कि जब इनकम पॉजिटिव में आ जाती है तो इनकम भी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही है हमें। विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। हाँ भाई, यही तो बोल रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ। हिंदी में मैंने यही तो बोला, इन्होंने वही बोला इंग्लिश में। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सच्ची हैं, सच्ची घटना पे आधारित हैं। आगे चलते हैं। ब्रेक इवन लेवल अब मुझे पता है कौन सा होता है, उस पे एपीसी की वैल्यू जीरो होती है। जी नहीं, अब तो मुझे पता है ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है। खाली जगह नहीं है क्या मेरे पास? कहीं यहाँ पे है। ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है? ब्रेक इवन लेवल वो होता है जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होती है, जब सेविंग इक्वल टू जीरो होती है। ब्रेक इवन से पहले एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है, ब्रेक इवन पे इक्वल टू 1 होता है, और ब्रेक इवन पे लेस देन 1 आफ्टर ब्रेक इवन, सॉरी, आफ्टर ब्रेक इवन लेस देन 1 होता है। तो ब्रेक इवन पे कितना होगा? इक्वल टू 1। क्यों होगा? क्योंकि सी अपॉन वाई होता है। ब्रेक इवन पे सी इक्वल टू वाई है, तो ये दोनों बराबर है तो कट हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। तो भैया मेरी पहली स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, एजर्शन तो हो गई फॉल्स। ठीक है, एजर्शन तो हो गई फॉल्स, एजर्शन इज ट्रू। बस फिर तो यही आंसर होना चाहिए, है ना? ये भी हट गया, ये भी हट गया, यही आंसर होना चाहिए फिर तो, और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज 1, हाँ ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, dash refers to the level of AD which can be met by the corresponding supply in the economy. उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। सबसे पहली चीज, डिमांड की बात हो रही है तो कंजम्पशन तो हो ही नहीं सकता उसका नाम। ऑब्वियसली बात डिमांड की हो रही है तो उसका नाम कंजम्पशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब डिमांड तीन तरीके की हो सकती है, इफेक्टिव, डेफिशिएंट, एक्सेस। अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो उसको एक्सेस बोला जाएगा। अगर डिमांड लेस देन सप्लाई है तो उसको डेफिशिएंट डिमांड बोला जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो उसको इफेक्टिव डिमांड बोला जाएगा। और मुझे क्या बोला गया है कि डिमांड कैन बी मेट, मतलब वो दोनों बराबर हैं, डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई, तो वो इफेक्टिव डिमांड है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सेविंग फंक्शन कंजम्पशन से डिराइव हो सकता है और कंजम्पशन कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। देखते हैं। तो देखो भैया, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B ऑफ Y। अच्छा, मतलब यार खाली जगह चाहिए मेरे को। देखो अभी मैं दोबारा से टेबल बना रही हूँ, वही वाला, इनकम पहले जीरो होती है और फिर बढ़ने लग जाती है। कंजम्पशन पहले भी जीरो नहीं होती है, पहले भी कुछ ना कुछ तो होती है जिसको सी बार बोला जाता है। उसके बाद जब इनकम बढ़ने लगती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, इंड्यूस्ड वाली, है ना? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, नाउ यू नो इट, नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, तो नाउ इनकम इज इंक्रीजिंग, कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन बेटा जी हम क्या बोल रहे हैं कि ना एक सर्टेन परसेंटेज में बढ़ेगी। मतलब हम ना हमेशा फिक्स्ड परसेंटेज ही कंज्यूम करेंगे। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, लेट्स से मेरी जितनी भी इनकम है मैं उसका आधा कंज्यूम करूंगी। ओके, तो अगर मेरी इनकम 10 रुपए है तो मैं 5 रुपए कंज्यूम करूंगी। अगर मेरी इनकम 20 रुपए है तो मैं 10 रुपए कंज्यूम करूंगी, एंड सो ऑन। ठीक है ना, कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स्ड परसेंटेज बिठा लिया, मेरी इनकम कितनी भी होगी उसका आधा मैं कंज्यूम करूंगी, आधा मैं सेव करूंगी। या उल्टा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, 70% कंज्यूम करूंगी, 30% सेव करूंगी, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम एक फिक्स्ड परसेंटेज रखते हैं कि मेरी जितनी भी इनकम होगी उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज ही कंज्यूम किया जाएगा, बचा हुआ परसेंटेज सेव किया जाएगा। ठीक है, और और अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन भी सेम परसेंटेज में बढ़ेगी। अगर मेरी इनकम 10 रुपए से 20 रुपए हुई है, मतलब इनकम डबल हुई है,
तो कंजम्पशन भी डबल होगी, कंजम्पशन भी 5 रुपए से 10 रुपए होगी, कंजम्पशन भी डबल होगी। तो मतलब कि मैं यहाँ पे एमपीसी की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? मेरा कंजम्पशन में कितना चेंज आया? कंजम्पशन में चेंज आया 5 रुपए। इनकम में कितना चेंज आया? इनकम में चेंज आया 10 रुपए। तो यानी कि 0.5, आधा, है ना? आधा मतलब मैं व्हाटएवर इज़ माय इनकम, उसका आधा मैं कंज़्यूम करूँगी। तो कहते हैं कि मेरा जो एमपीसी है ना, ये एक फिक्स परसेंटेज होता है, एक फिक्स नंबर होता है आउट ऑफ द टोटल इनकम। तो कहते हैं कि मैं कंजम्पशन अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, मेरी कितनी कंजम्पशन होगी, तो एक बेस लेवल कंजम्पशन तो मैं हमेशा ही करूँगी। एक बेस लेवल तो करूँगी अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, एक बेस लेवल तो करूँगी। फिर चाहे मेरी इनकम ज़ीरो हो, तो भी करूँगी। लेकिन इस बेस लेवल के ऊपर एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी करूँगी जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी। बेस लेवल तो करूँगी, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। बहुत सिंपल बात है, अगर आज तुम गरीब हो, तो तुम लेट्स से महीने के 20,000 रुपए 10,000 रुपए खर्चा करते हो अपना रोटी पानी के लिए। अब अगर तुम कल को अमीर हो गए, तो वो 10,000 तो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रोटी 4 रोटी खा रहे हो, रोटी तो 2 ही खाओगे ना, तो वो 10,000 तो सेम ही रहेगा। पर एक्स्ट्रा जूते ले रहे हो, एक्स्ट्रा अच्छी गाड़ी ले रहे हो, एक्स्ट्रा टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, है ना? तो एक बेस लेवल खर्चा तो हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, उस इनकम का सर्टेन परसेंटेज हमेशा साथ में ऐड होता जाएगा। तो वो परसेंटेज क्या होगा? वो परसेंटेज होगा एमपीसी। तो अगर मेरी इनकम है ₹10, उसका 0.5, उसका आधा यानी कि ₹5। अगर मेरी इनकम है ₹20, तो उसका आधा यानी कि ₹10 वो ऐड कर दो बेस लेवल में। तो जितनी भी इनकम होगी उसका आधा हमेशा ऐड होगा बेस लेवल में। ये जो आधा है, ये क्या है? मेरा एमपीसी है। एमपीसी को ही मैं यहाँ पे बी बोल रही हूँ। तो ये है मेरा कंजम्पशन का फंक्शन। इसको क्या बोला गया? कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार। सी बार बोले तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, एमपीसी बोले तो बी विच इज द चेंज इन कंजम्पशन, जब भी इनकम चेंज हो, ठीक है? और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम मैं हमेशा ऑटोनॉमस में ऐड करूंगी। ये हो जाएगी मेरी टोटल कंजम्पशन, ठीक है जी? अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो कंजम्पशन का फंक्शन है, इससे तुम सेविंग्स फंक्शन भी डिराइव कर सकते हो। मतलब कि तुम्हें पता है सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई होता है, सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है, ठीक है? मैं एस को लिख देती हूँ, एस इज इक्वल टू वाई माइनस ये पूरा, सी को इधर जाके माइनस कर रहे हो और सी की ये वैल्यू पुट कर रहे हो, वाई माइनस सी बार प्लस प्लस की जगह माइनस ही आएगा, सॉरी नॉट प्लस, माइनस सी बार माइनस बी ऑफ वाई। मैं बी वाई और वाई यहां से कॉमन ले लूं, तो एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस ये वन है, वन माइनस बी ऑफ वाई, ठीक है? ये आ गया मेरा सेविंग्स का फंक्शन। तो मैं कंजम्पशन फंक्शन ये है, सेविंग्स फंक्शन ये है, और मैंने कंजम्पशन फंक्शन से ही डिराइव किया है सेविंग्स फंक्शन। तो जी हाँ, सेविंग्स फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये बाकायदा यस है। और कंजम्पशन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। इतना बड़ा झूठ बोलना नहीं चाहिए। बताओ, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, नहीं बोलना चाहिए, है ना? कंजम्पशन कभी जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हमने बोला है ना बेटा, हमने बोला है ना, कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती, कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। कंजम्पशन का ग्राफ कैसा होता है? कंजम्पशन अगर जीरो होती तो वो यहां से स्टार्ट होती, ओरिजिन से। लेकिन भैया, मैंने साफ बोला है, भूखा तो तुम नहीं मरोगे, तुम्हें तो पेट पालने के लिए बेसिक खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कंजम्पशन ओरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकती, कंजम्पशन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। अरे यार, कंजम्पशन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, अब तुम्हें पता है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अरे अगर सी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो बेटा सी भी जो एग्रीगेट डिमांड है बेटा, वो भी जो है ऊपर से ही स्टार्ट होती है, वो भी कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। आई का भी बता देती हूँ अब लगे हाथों। आई होती है इन्वेस्टमेंट, जो हम अज्यूम करते हैं कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आई होती है मेरी इन्वेस्टमेंट, जो मैं अज्यूम करती हूँ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा सरासर झूठ है। तो वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आगे,
कीन्स की इकोनॉमी में वो कौन-सा है जो 45 डिग्री के एंगल पे स्टार्ट होता है ओरिजिन से? तो बेटा ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ग्राफ होता है। देखो ना तो इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है? ना ही सी हो रहा है, ना ही एडी हो रहा है। ओरिजिन से कौन-सा ग्राफ स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है हमारा, एक दूसरे पेन से मैं बना दूँ। ओरिजिन से मेरा ग्राफ स्टार्ट होता है सप्लाई का। कुछ ऐसा जाता है। ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, ये है मेरा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और जो कि ज़रूरी है कि 45 डिग्री के ही एंगल पे होता है। जो कि 45 डिग्री के एंगल पे ही होता है, ये कंपल्सरी होता है, ये फिक्स्ड होता है। इसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। इसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है? तो कौन-सी है वो जो रेफरेंस लाइन है? मतलब देखो ये तो मैंने बता दिया, ना तो कंजम्पशन शुरू होता ओरिजिन से, ना तो ये होता, ना तो ये होता। तो वैसे भी तुम्हारे पास आंसर एक ही बचा, रेफरेंस लाइन। और ये रेफरेंस लाइन किसको बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ को ही बोलते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं भी पता कि रेफरेंस लाइन क्या है, तो भी तुम्हें पता है ना कि ये तीनों तो नहीं शुरू हो सकते ना ओरिजिन से। वो तो मैंने अभी बताया कि ये तीनों तो ओरिजिन से शुरू हो ही नहीं सकते। तो ओरिजिन से एक ही शुरू होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। उसको ही रेफरेंस लाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कहते हैं कि इकोनॉमी में ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 करोड़ है, टोटल कंजम्पशन 130 करोड़ है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन निकालना है। फिर से कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी ऑफ वाई। इसको बोला जाता है टोटल कंजम्पशन, इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है? सो टोटल है आपकी 130 करोड़, ये है 100 करोड़, तो ये कितनी हुई? ऑब्वियस सी बात है 30 करोड़ हुई। ये कितनी हुई? ऑब्वियस सी बात है 30 करोड़, ठीक है? असर्शन रीजन आ गया। एमपीएस 0.5 है, एमपीसी इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 0.5 तो एमपीसी एमपीएस बराबर होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बोली है। कहते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस का ना, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 के बराबर होते हैं। कहते हैं अगर एमपीएस 0.5 है तो एमपीसी जो है वो इसके ही बराबर होगा, वो इसके ही बराबर होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों 1 के बराबर है, 1 का आधा हुआ 0.5, तो ये 0.5 होगा तो ये भी 0.5 ही तो होगा, ये भी तो 0.5 ही होगा। अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 ही तो होगा, क्योंकि इन दोनों का मिलन हो जाए तो ये दोनों मिलके एक बन जाते हैं, दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। तो आधा ये है तो आधा ये होगा, ठीक है जी? तो इसका आंसर क्या है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। सम ऑफ एमपी से एमपीएस इज इक्वल टू 1। हाँ, रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। अभी यही तो रीजन मैंने तुम्हें दिया। तो दोनों चीजें बिल्कुल ट्रू हैं और रीजन बिल्कुल सही रीजन है, ठीक है? रेफरेंस लाइन क्या होती है? रेफरेंस लाइन अभी मैंने तुम्हें बता दिया, एग्रीगेट सप्लाई को बोलते हैं। 45 डिग्री के एंगल पे होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ठीक है? MPC refers to the consumption per unit of income। नहीं बेटा, MPC is not consumption per unit of income। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल फॉल्स है, सरासर झूठ बोल रहे हैं फिर से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, बताओ, ठीक है? MPC जो है इट इज नॉट पर यूनिट। पर यूनिट किसको बोला जाता है? एपीसी को बोला जाता है कि पर यूनिट ऑफ इनकम, पर यूनिट ऑफ इनकम कितना कंजम्पशन है। एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू अ सर्टेन चेंज इन इनकम। एमपीसी क्या होता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसको एमपीसी बोला जाता है। एपीसी होता है कि कितनी कंजम्पशन है पर यूनिट ऑफ इनकम। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये एपीसी की है, एनपीसी की नहीं है, ठीक है? As the income increase, the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of income। ये भी बिल्कुल गलत है, हमेशा तो नहीं हो सकता। Is always proportionate increase in consumption is always more than increase in level of income। अरे भाई, इनकम जितनी भी इंक्रीज हो रही है, इनकम में जो भी इंक्रीज आ रहा है वो दो हिस्सों में बटेगा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। तो ये कद्दू अगर कटा तो ये दो हिस्सों में बटेगा, सी में और एस में। तो मतलब अगर ये 100 रुपए से बढ़ रही है तो ये आधी आधी दोनों में जाएगी, ये सर्टेन परसेंटेज में जाएगी, ठीक है? तो अगर ये पिताजी हैं, पिताजी बड़े हो रहे हैं तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन पिताजी से ज्यादा बड़े तो नहीं हो सकते ना बच्चे कभी भी, पिताजी से ज्यादा बड़े तो नहीं हो सकते ना बच्चे कभी भी। तो इसलिए जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन है वो ज्यादा नहीं हो सकती है इंक्रीज इन इनकम से।
ठीक है, वो ज्यादा नहीं हो सकते इंक्रीज इन इनकम से। सो दो बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल फॉल्स है। टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के बराबर होता है, ठीक है। फोर सेक्टर इकोनॉमी में एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस मतलब जो हाउस होल्ड है उसका कंजम्पशन, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का खर्चा, प्लस जो भी हमारा फॉरेन सेक्टर होता है एक्स माइनस एम, मतलब जो तुम्हारा नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसके बराबर होता है, ठीक है, कि चारों सेक्टर्स की कंजम्पशन हो जाए, चारों सेक्टर का डिमांड हो जाए या खर्चा हो जाए, उसके बराबर होता है एडी फोर सेक्टर इकोनॉमी में। पर टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में ये दोनों तो एब्सेंट होते हैं, ये दोनों तो सो रहे होते हैं, सिर्फ यही दोनों जाग रहे होते हैं, तो सी प्लस आई के बराबर होता है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेफरेंस लाइन हमने कर लिया, ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, कहते हैं एमपीसी एग्जिबिट्स द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, कहते हैं एमपीसी ये बताता है कि कितनी कंजम्पशन है पर यूनिट ऑफ इनकम। नहीं भाई, ये तो अभी हमने किया ना, ये तो गलत है, ये तो गलत है। फिर से, जैसे कि नेशनल इनकम बढ़ती है तो इंक्रीज इन कंजम्पशन, अरे फिर से दोनों झूठ है, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, तो जो मेरा ईडी है वो सी प्लस आई के बराबर था, जो एएस है वो वाई के बराबर होता है, इनकम के, नेशनल इनकम के बराबर होता है, और इनकम सी प्लस एस के बराबर होती है, तो सी प्लस एस के बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन है, उसने इंटरसेप्ट बनाया वाई एक्सिस पे एट अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, इट इंप्लाइज दैट एमपीसी डैश एंड एपीसी डैश एज द इनकम इंक्रीजेस। कहते हैं ये ओ है, एक्स है, वाई है, ठीक है। कहते हैं जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन है वो इस ओ वाई एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस पे, इस ओ वाई एक्सिस पे कहीं तो पॉजिटिव लेवल पे एक इंटरसेप्ट बना रहा है, कहीं पॉजिटिव पे एक इंटरसेप्ट बना रहा है। एट दिस पॉइंट जो एमपीसी कितना है और जो एपीसी है वो कितना है, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए बेटा, अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर जो मेरी इनकम है वो होगी जीरो, इनकम अभी यहाँ पे होगी, जीरो पे होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मेरी इनकम होती है, अच्छा मुझे वैल्यू तो पूछी ही नहीं है, मुझे पूछा है बस कि वो जो है एमपीसी और एपीसी राइज करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे या फॉल करेंगे, ठीक है, देखते हैं। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पे इनकम होगी जीरो और कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ होगी पॉजिटिव। तो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद अगर मैं एपीसी की बात करूं, अगर मैं एपीसी की बात करूं तो इस पॉइंट के बाद सी भी बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा, लेकिन y ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू सी, y ज्यादा तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू सी, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, सी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो एपीसी की वैल्यू है वो फॉल करती है, एंड वी वेरी वेल नो कि एपीसी की वैल्यू पहले ग्रेटर देन वन होती है, फिर इक्वल टू वन होती है और फिर लेस देन वन हो जाती है, तो एपीसी की वैल्यू तो फॉल करेगी, ठीक है, तो एपीसी की वैल्यू तो पक्का से फॉल करेगी। एमपीसी की बात करते हैं, एमपीसी की वैल्यू जो है बेटा वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमने बोला है कि हम एक कांस्टेंट परसेंटेज ही जो है देंगे सेविंग्स को और कंजम्पशन को, कि भैया जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो एक सर्टेन परसेंट इंक्रीज होगा कंजम्पशन में और सेविंग में, तो एमपीसी की और एमपीएस की वैल्यू तो जो है वो कांस्टेंट ही रहती है हमेशा से, ठीक है। तो एमपीसी रहेगा कांस्टेंट, एपीसी करेगा फॉल, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास एक टेबल है, टेबल के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। अब ये तुम्हें पता है इनकम पहले जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होती है। जब इनकम जीरो है, कंजम्पशन पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये जीरो है, ये 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस 30 होगा, ये माइनस 30 होगा, ठीक है ना, इसके नेगेटिव के बराबर होगा, ये सी बार है तो ये माइनस सी बार के बराबर होगा, ठीक है। एपीसी यहाँ पे है नहीं। दूसरे पॉइंट पे ये जीरो है, दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज 100, एस इज जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है सी भी क्या होगा, 100 होगा, सी क्या होगा, 100 होगा, ठीक है ना। फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, तो -30, अगर सेविंग जीरो है, -30 और 100 होना चाहिए, हाँ -30 और 100 होना चाहिए, ठीक है, -30 और 100, ठीक है। एडी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है जी। अब मेरे पास है एक क्वेश्चन, देखते हैं।
एडी मुझे बताना है, तो एडी मुझे पता है सी प्लस आई के बराबर होता है, सी मुझे पता है सी बार प्लस बी ऑफ वाई के बराबर होता है। अब मैं ऑलरेडी बहुत बार तुम्हें फॉर्मूला समझा चुकी हूँ, सी बार प्लस बी वाई का मतलब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन, ठीक है, बट यू नो कि ये फॉर्मूलाज हैं। अब बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है, एमपीएस भी है मेरे पास, तो मैं वो भी फॉर्मूला लिख लेती हूँ, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एमपीसी या एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी अगर फॉर एग्जांपल चाहिए हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन वाई। एमपीएस एपीएस का भी सेम ही होगा एस के साथ, ठीक है। अब देखते हैं, एडी निकालना है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 100, ठीक है, कंजम्पशन दी हुई है 50, इनकम दी हुई है 4000, एमपीएस दिया हुआ है 0.2, ठीक है। ओके, ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं जो कि मैं इस फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे कंजम्पशन नहीं दे रखा, मुझे आई तो दे रखा है, ये नहीं दे रखा। अगर ये भी मिल जाए तो मैं इन दोनों को प्लस करके एडी निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये गिवन है, ये निकालना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है और एडी निकालना है, ठीक है। तो सी कैसे निकलेगा, सी बार प्लस बी ऑफ वाई। यहाँ पर बी होता है एमपीसी, लेकिन मुझे दे रखा है एमपीएस, मुझे दे रखी है वैल्यू एमपीएस की। तो मुझे पता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी 1 है, तो एमपीसी कितना होगा, एमपीसी कितना होगा, 1 माइनस एमपीएस होगा, ठीक है ना। एमपीसी कितना होगा, 1 माइनस एमपीएस होगा। एमपीएस कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, तो एमपीसी कितना होगा, 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 50 प्लस ये कितना है 0.8, वाई कितना है 4000, 4000 इंटू 0.8 होगा, 8 4 जार 32, तो ये हो जाएगा 3200 प्लस 50, 3250, ठीक है। तो सी मेरा कितना आ जाएगा, 3250। इसमें मैं आई प्लस कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3250 प्लस 100, 3350 रुपीज करोड़ आंसर आ जाएगा, 3350 रुपीज करोड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये तो चलो थ्योरी क्वेश्चन है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बिहेवियर, मैं तुम्हें बता देती हूँ। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बिहेवियर, और ये बताता है मुझे कि कंजम्पशन कैसे बिहेव करती है, कि कंजम्पशन कैसे बिहेव करती है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुझे ये बताता है कि अगर इनकम जीरो है तो भी कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिव अपना बिहेवियर रखती है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ने लग जाती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। पर इसकी बढ़ने की स्पीड फास्ट होती है और इसकी बढ़ने की स्पीड स्लो होती है, लेकिन ये इसके साथ साथ बढ़ती है, मतलब कि इनकम और कंजम्पशन का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसकी बढ़ने की स्पीड स्लो होती है, क्यों, क्योंकि ये जितना भी बढ़ेगी उसका आधा ही इम्पैक्ट इस पे आएगा, आधा तो सेविंग्स पे आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पे आएगा, थोड़ा सेविंग पे आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है ना। सो y के बढ़ने की स्पीड फास्ट होती है, c के बढ़ने की स्पीड स्लो होती है, ठीक है, लेकिन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू स्पेंड अ proportion ऑफ देयर इनकम ऑन द कंजम्पशन, ठीक है। ये शॉर्ट में है, डिटेल में आता है तो आपको ये सारा कुछ बता के आना पड़ेगा कि पहले पॉजिटिव है, फिर बढ़ती है, पर स्लोली बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, ग्राफ बना के दिखा सकते हो, टेबल बना के दिखा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट में ही आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग में तो तुम्हें कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल आ सकता है जैसा हमने किया, या फिर अगले चैप्टर्स में से आ सकता है न्यूमेरिकल, लेकिन लॉन्ग में यूजुअली वही आता है, ये ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। या फिर एज यू कैन सी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर में से, 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं एज आई सेड, और मेजरली सिर्फ एमसीक्यूज ही आते हैं, ठीक है। एमपीसी एग्जिबिट द स्लोप ऑफ डैश फंक्शन, एमपीसी कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप एग्जिबिट करती है ऑब्वियसली, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज आल्सो नोन एज, एक्सपेंडिचर मेथड जो है बेटा, एक्सपेंडिचर हमारा एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो इनकम के बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर। एग्रीगेट डिमांड है जो एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, ठीक है।
45 डिग्री पे क्या होता है? इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स 45 डिग्री की जो लाइन है वो मेरे को बताती है इनकम इक्वल टू कंजम्पशन बताती होगी, बिकॉज़ जो 45 डिग्री की लाइन है वो मेरा एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मेरी इनकम के बराबर होती है, ठीक है? इस क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा पॉइंट बना नहीं है, बट फिर भी बेस्ट ऑफ ऑल ऑप्शन तो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन ही आएगा, ठीक है? चलो यहाँ पर आज का ये लेक्चर होता है खत्म। कल की क्लास में हम अगला लेक्चर करेंगे, ठीक है, विच इज इनकम डिटर्मिनेशन वाला। आज की क्लास के लिए ये होता है हमारे यहाँ पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हमारे डिटेल लेक्चर्स को जरूर देखना, बिकॉज आई नो मैंने अभी थोड़ा फास्ट में ऑब्वियसली करवा रही हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुमने रिवाइज किया है। अगर रिवाइज नहीं किया, अगर कुछ समझ नहीं आया, अगर कोई फॉर्मूला चाहिए, कुछ भी चाहिए और डिटेल क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे डिटेल लेक्चर्स देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का। पूरा साल हमने मेहनत करके लगातार हर एक चैप्टर का डिटेल लेक्चर डाला है, सो प्लीज वो देखो। वहां से तुम्हें हर चीज समझ आ जाएगी, हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। प्लस वो नोट्स ले सकते हो टेलीग्राम से जाके, ठीक है। तो कोई भी डाउट है पूछना कमेंट सेक्शन में, बाकी के लेक्चर्स देखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।